एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम 8th क्लास के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो पुस्तक है इसको स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग इस चैप्टर को सही से समझ पाओ और पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाए, ताकि आप दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। आप एक बार ये वीडियो देख लो और आप बढ़िया नंबर एग्ज़ाम में ला सको और आपका मार्क्स ज़रूर इंक्रीज हो एग्ज़ाम में, क्योंकि सोशल साइंस कई बार स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, लेकिन सोशल साइंस आपके मार्क्स को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है, जिससे कि आप एक बार अगर बढ़िया से पढ़ लें तो आप इन चीज़ों को याद रख पाते हैं और एग्ज़ाम में सही प्रकार से इन चीज़ों को प्रस्तुत करके बढ़िया नंबर पा सकते हैं। मैं एकदम एग्ज़ाम के फॉर्मेट पे ही लाया हूँ और ये पूर्णतः एनसीईआरटी आधारित है। आपके पुस्तक के अकॉर्डिंग ही नोट्स बनाया गया है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला चैप्टर लिया है, भारतीय संविधान के बारे में ये चैप्टर है और हम देखेंगे इस चैप्टर में कि संविधान क्या होता है, साथ ही साथ संविधान के कार्यों के बारे में जानेंगे और संविधान सभा के बारे में जानेंगे। हमें संविधान क्यों चाहिए, इसके पीछे क्या रीज़न है, अगर संविधान नहीं होगा तो समाज में किस प्रकार की सिचुएशन बन सकती है, इन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। साथ ही साथ हम भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को भी जानेंगे। भारत देश में भी संविधान है, हर एक लोकतांत्रिक देश की तरह हर देश के संविधान की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान की भी कुछ मूलभूत जो विशेषताएं हैं उन चीज़ों को भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। और जो लास्ट रहेगा वो मौलिक अधिकार के बारे में हम जानेंगे, इसकी व्याख्या को हम समझेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हम स्टार्ट करते हैं। आपके पुस्तक में सर्वप्रथम एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो फुटबॉल के खेल के बारे में दिया गया है, इस चीज़ को बताने के लिए कि संविधान क्या होता है। तो इन चीज़ों एग्जाम्पल पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार संविधान की डेफिनेशन बता दूं। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं संविधान के जो डेफिनेशन होते हैं। संविधान किसी देश या संस्था के नियम एवं प्रावधान का समूह होता है, जिसके माध्यम से उसे चलाया जाता है या किसी देश को या संस्था को चलाया जाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें 2-3 चीज़ें जो छुपी हुई है। एक्चुअली आपके चैप्टर में देश के बारे में ही बात किया गया है, लेकिन मैंने इसमें संस्था भी ऐड किया है परिभाषा में, तो परिभाषा और भी संतुलित बन रहा है इन चीज़ों से। तो किसी देश को चलाने के लिए, किसी संस्था को चलाने के लिए जो नियम लिखे गए होते हैं कि कार्य कैसा होगा, किसका क्या काम होगा, इन चीज़ों को लेकर के जो प्रावधान किया गया होता है, इसी को हम संविधान के नाम से जानते हैं। और आधुनिक समय में जो अधिकतर संविधान है एक लिखित किताब की तरह होती है। जैसे आपके पास में एक किताब है और इस किताब में बहुत सारे चैप्टर हैं, वैसे संविधान भी एक किताब की तरह होता है और उसमें भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं, जिसमें कि नियम और कानून के बारे में लिखा गया होता है, जिससे कि किसी भी देश को चलाया जाता है, किसी भी संस्था को चलाया जाता है। तो आप अगर सिंपल शब्दों में देखें, अगर संविधान की परिभाषा को समझें तो यही है, संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी देश को चलाने के लिए उसमें नियम और कानून लिखा गया होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। और अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इन चीज़ों को समझते हैं। आपके पुस्तक में फुटबॉल गेम के बारे में बताया गया है। आप किसी भी गेम की अगर आप बात करें, चाहे वो फुटबॉल हो या अन्य कोई भी गेम हो, उसमें आप देखते होंगे कि हर एक गेम का अपना एक रूल एंड रेगुलेशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग उस गेम को खेला जाता है। जैसे कि फुटबॉल में आप देखते होंगे कि सिर्फ एक ही जो गोलकीपर होता है वही सिर्फ फुटबॉल को हाथ से टच कर सकता है और बाकी के खिलाड़ी गेंद को हाथ से नहीं पकड़ते हैं, तो क्योंकि ये फुटबॉल का नियम है। ठीक इसी प्रकार से आप क्रिकेट में देखते हैं कि एक निश्चित खिलाड़ियों की संख्या होती है, और फुटबॉल में भी है और खो खो में भी है और कबड्डी में भी है। हर एक गेम में अपना एक नियम होता है, उसी नियम के तहत उस गेम को खेला जाता है। तो इस प्रकार से किसी देश को भी चलाने के लिए जो नियम और कानून की ज़रूरत होती है, और इन सभी चीज़ों को समग्र रूप से जहाँ ले आया जाता है, जिन साँचों में ढाल दिया जाता है, इन्हीं को हम संविधान का नाम दे देते हैं। और साथ ही साथ
संविधान में कुछ चीज़ें शामिल होती है। अगर आप देखें तो संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्या ज़रूरत है संविधान बनाने की, इन चीज़ों के बारे में अभी हम नीचे देखेंगे। इससे पहले मैं संविधान को लेकर के, नियम कानून को लेकर के आपको मैं और एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपके घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। आप देखते होंगे कि घर का भी एक मुखिया होता है, जो कि वो महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का काम करते हैं। हर कोई हर एक मुद्दे पे डिसीजन नहीं लेता है। चाहे आप अपने स्कूल में देखते होंगे, आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो भी स्कूल को पूर्ण रूप से संचालन करने का कार्य करते हैं, क्योंकि उनके पास में वो अधिकार दिया गया है कि वो स्कूल को इस प्रकार से संचालित करेंगे। किस टीचर को कौन से सब्जेक्ट देने हैं, कौन क्लास टीचर होगा, किन को क्या करना है, किन का क्या कार्य है, ये सारी चीज़ें आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वही निर्धारित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से संविधान में ये निर्धारित होता है कि देश कैसे चलेगा, देश को कौन चलाएगा और किस प्रकार से चलाएगा, और देश में क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे, इन चीज़ों के बारे में संविधान में चर्चा किया गया होता है। तो संविधान में सरकार के रूप के बारे में चर्चा होता है कि सरकार जो होगा उसका रूप क्या होगा। क्या सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार होगी, या फिर सरकार जो है एक तानाशाही सरकार होगी। हम लोकतंत्र और तानाशाही के बारे में आपको नीचे बताएंगे, राजशाही के बारे में भी बताएंगे आपको कि ये सरकार के विभिन्न रूप हैं। इन चीज़ों को मैं अभी आपको बता दूंगा, तो आपके लिए आगे जो आप पढ़ेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे कि सरकार के विभिन्न रूपों में क्या क्या रूप है, किन चीज़ों के बारे में हमें जानना चाहिए। इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा और इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा भी। तो संविधान में सरकार का क्या रूप हो ये भी निर्धारित किया गया होता है। साथ ही साथ सरकार कैसे चलेगी, यानी जो सरकार का रूप होगा वो देश को किस प्रकार से चलाएगी, इन चीज़ों के बारे में भी बताया गया होता है। और उस देश में जो नागरिक रह रहे हैं उनके बारे में भी, इन चीज़ों के उनके अधिकार के बारे में, नागरिक का विकास कैसे हो, नागरिक के पास में क्या अधिकार होने चाहिए, इन चीज़ों की भी व्याख्या जो है किसी भी संविधान में किया गया होता है। हम संविधान सभा के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इन चीज़ों को हम देखेंगे। ये पूर्णतः आपके बुक से बनाया गया नोट्स ही है, जिसको मैं आपको नोट्स के आधार पे बता रहा हूँ, ताकि आप इस नोट्स को अगर चाहो तो अपने नोट डाउन कर लो अपने कॉपी पे, ताकि आप इसे एक बार नोट डाउन करने के बाद में अगर आप पढ़ लेते हैं इन चीज़ों को, तो फिर आप एग्ज़ाम में हूबहू इन चीज़ों को लिख करके आ सकते हैं और आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में। साथ ही साथ आप अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में ना आए, कोई शब्द अगर आपको समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं उन चीज़ों के बारे में, कि कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिन चीज़ों के बारे में मैं आपके लिए डिटेल में वीडियो बना करके ले आऊँगा। तो संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी भी देश को, तो इन चीज़ों को हम जानते हैं, संविधान की ज़रूरत आखिरकार क्यों है। तो सर्वप्रथम तो आपको मैं एक नॉर्मल सी चीज़ें बताऊं कि जैसे भारत देश है, भारत देश में इतने लोग रहते हैं। आप अपनी कॉलोनी की ही बात करें, इतने लोग रहते हैं वहाँ पे, लेकिन आप देखते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो नियम और कायदे के अनुसार ही होता है। क्या किसका कौन सा काम है वही लोग उन चीज़ों को करते हैं। ये नहीं है कि कोई, अगर जो पुलिस का काम है, आप देखते हैं कि पुलिस अपना पुलिस वाला काम करती है। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि सफाई का काम जिसका है वो सफाई का काम करता है, जिसका काम पढ़ाने का है वो पढ़ाने का काम करता है। तो इसी प्रकार से सबके कार्य अपना जो है अलग अलग बटा हुआ होता है। ठीक उसी प्रकार से जो संविधान है, किसी भी देश में संविधान की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इतने पब्लिक रहते हैं, इतने लोग रहते हैं और ये सब एकत्र रहते हैं यहाँ पे। अगर इनको चलाने के लिए कोई ऐसा अगर साझा नियम और कानून अगर ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि लोग अपनी मनमानी करेंगे और समाज में जो है अराजकता की स्थिति फैल सकती है। आपको और एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके क्लास में अगर कोई रूल और रेगुलेशन ना हो, अगर ना हो तो आप समझ सकते हैं कि जो क्लास के सारे स्टूडेंट होते हैं, जिसके मन में जो आएगा वो करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि क्लास सही पूर्वक चल पाएगी? कतई नहीं चल सकती है। लेकिन आपको बताया गया है कि आपको क्लास में किस तरीके से रहना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे क्या चीज़ करनी है, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो क्लास आप
सुचारू रूप से लेते हैं और क्लास सुचारू रूप से संचालित हो पाती है। ठीक उसी प्रकार से जो संविधान है, इसमें भी नियम और कानून के प्रावधान किए गए हैं। हम उन चीज़ों के बारे में समझते हैं। जो पहला पॉइंट है वो संविधान सरकार के रूप को तय करती है, जिस चीज़ के बारे में सर्वप्रथम ऊपर भी हमने चर्चा किया है। तो इसमें सरकार के रूप के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि सबसे पहला तो लोकतंत्र है, दूसरा राजतंत्र है, और जो तीसरा है वो आप इसमें तानाशाही भी ऐड कर सकते हैं। तानाशाही ऐड कीजिए। ये 3 रूप मुख्य रूप से किसी भी देश में सरकार का पाया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जो सबसे प्रचलित रूप है वो लोकतंत्र का रूप है, जो कि अधिकतर देशों में है। हम नीचे देखेंगे कि लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है। तो मोटा मोटी तौर पे अगर आप देखें तो सर्वप्रथम आप लोकतंत्र को समझिए क्या है, फिर हम ऊपर के हेडिंग को देखते हैं कि लोकतंत्र की कुछ अपनी विशेषता होती है। आप अपने खुद के देश को समझिए। आप भारत देश में, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो हमारे देश की सरकार की क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ पे, ठीक इसी प्रकार से लोकतंत्र की भी विशेषताएं होती है। जैसे कि सरकार जो है वो जनता के चुनाव के माध्यम से बनती है। ठीक पहली विशेषता ये है कि जो जनता है, जो पब्लिक है, आप और हम ही मिल करके ही सरकार का चुनाव करते हैं। ये नहीं राजतंत्र की तरह। राजतंत्र में इसका ठीक विपरीत होता है। अभी मैं राजतंत्र के ऊपर में भी आऊँगा। जैसे यहाँ पे हमने ये देखा कि सरकार का चुनाव जनता करती है, लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, तो जो सरकार है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यानी किसी का पिताजी अगर राजा है तो वहाँ पे जो उनका पुत्र होगा वो आने वाले टाइम में फिर राजा होगा, फिर जो उसका पुत्र होगा वो राजा होगा। तो लोकतंत्र और राजतंत्र में मुख्यतः यही अंतर है कि जो शासक होते हैं लोकतंत्र में वो लोगों के द्वारा, यानी हमारे और आपके द्वारा चुन करके शासक बनते हैं। लेकिन जब हम राजतंत्र की बात करते हैं, जहाँ पे राजा का शासन होता है, राजा को आम पब्लिक चुनाव नहीं करती है, राजा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं। ये सबसे मुख्य अंतर है। इसके बाद में जो दूसरा जो लोकतंत्र का जो विशेषता है वो है चुनाव एक निश्चित समय पर होता है और निष्पक्ष होता है। यानी आप जो सरकार चुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक बार सरकार आपने चुन दिया तो वो सरकार जब तक मर्जी तब तक वो सरकार जो है चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। अपने देश में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो अधिकतर जो चुनाव है वो 5 वर्ष के लिए होता है। चाहे वो विधायक का चुनाव हो, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, चाहे वो अगर हम देखें तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उनमें जो सदस्य चुने जाते हैं, अधिकतर जो होते हैं वो 5 वर्ष के बाद ही चुनाव होते हैं। हर एक 5 वर्ष पे किए जाते हैं चुनाव। ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया गया और वही बन गया आजीवन काल के लिए। तो चुनाव एक निश्चित समय पे होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि चुनाव में जो है उलटफेर हो। लोगों का जो वोट है वो निष्पक्ष तरीके से वोट डाला जाए और साथ ही साथ जो लोग हैं उनकी आवाज़, जो उनका मत है वो सही रूप से प्रकट हो सके। इसीलिए जो है निश्चित और समय पे और निष्पक्ष चुनाव भी लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जब हम तीसरी विशेषता की बात करें तो स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी जो अपने पास में जो कोर्ट है, अब भारत में भी देखते हैं कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। उनके डिसीजन को कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। न्यायपालिका सही और गलत का डिसीजन देने के लिए स्वतंत्र है। सरकार भी उनके ऊपर में कोई दबाव नहीं बनाती है। हम इन चीज़ों के बारे में और देखेंगे जब हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझेंगे कि किस प्रकार से भारत में जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है वो एक दूसरे से अलग है। इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि न्यायपालिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है और विधायिका क्या होता है। अब हम लोकतंत्र की चौथी अगर हम विशेषता देखें तो अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो चौथी विशेषता है लोकतंत्र की। यानी कि लोगों के पास में बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जैसे तानाशाही देशों में होता है कि लोग सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपको मैं भारत का एग्जांपल दूं, और भी जो लोकतांत्रिक देश है उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो आम पब्लिक है, जैसे आप हो, तो आपके पास में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप सरकार की भी आलोचना कर सकते हो। इसके बाद में लोगों के पास में मूलभूत अधिकार होता है। जैसे कि आप भारत में देखेंगे कि लोगों के पास में जो है मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसे हम मूलभूत अधिकार के रूप में जानते हैं। तो ये लोकतांत्रिक देश की विशेषता हो गई।
तो आपके लिए लोकतांत्रिक सरकार का रूप आप समझ गए होंगे कि लोकतांत्रिक सरकार किसको कहा जाएगा। जिन देशों में ये निम्नलिखित प्रकार की विशेषता पाई जाएगी उन्हीं को हम लोकतांत्रिक सरकार हम मानते हैं। आपने राजतंत्र को भी देख लिया, ठीक इन चीज़ों के उलट ही राजतंत्र होता है। वहाँ पे सरकार जनता के द्वारा नहीं चुनी जाएगी, निश्चित समय पे चुनाव नहीं होगा, वहाँ पे न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हो सकती है, क्योंकि न्यायपालिका भी हो सकता है कि वो राजा के अंदर में हो जिनका शासन चलता है। हो सकता है कि आपके पास में बोलने की आज़ादी ना हो, आपको राजा बोलने पे प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में जो सरकार होती है वो आपको बोलने पे प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। हो सकता है कि आपको अधिकार न दिया जाए, जैसे कि मान लो बोलने का अधिकार न दिया जाए, आपको हो सकता है कि पढ़ाई का अधिकार न दिया जाए। आप जब एक बार आप लोग देखना तानाशाही को जानने के लिए आप एक बार दक्षिण कोरिया के बारे में जो है सर्च करके आप वहाँ की सरकार के बारे में आप समझ सकते हैं। वर्तमान समय में विश्व में दक्षिण कोरिया है जिसकी सरकार के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे तानाशाही सरकार है, जिनका नाम किम जोंग उन है। उनके बारे में आप समझिए, देखिए कि किस प्रकार से वहाँ पे सरकार चलाया जाता है उन देशों में। तो ये 3 सरकार का मुख्य जो है रूप हो गया। आप इसमें तानाशाही ऐड कर लीजिए। तो ये 3 रूप हो गया सरकार का जो कि संविधान के द्वारा तय किया जाता है। वापस से आपको मैं एक बार बता दूं, अभी हम देख रहे हैं किसी भी देश में संविधान की क्यों ज़रूरत होती है। तो जो सबसे पहला है, इसमें संविधान सरकार का रूप तय करती है। हमने ये 3 रूपों के बारे में हमने चर्चा कर लिया। उसके बाद में जो दूसरी विशेषता है कि हमें संविधान क्यों चाहिए, सरकार कैसे चलेगी, यह तय करती है कौन, तो संविधान। सरकार कैसे बनेगी, जैसे कि हमने देखा कि लोकतांत्रिक देश में सरकार चुनाव के माध्यम से बनती है। तो ये संविधान में लिखा गया होता है या संविधान में बताया गया होता है। संविधान ही ये चीज़ तय करती है कि जो सरकार कैसे बनेगी, लोगों के चुनाव के माध्यम से बनेगी या फिर सरकार बनाने का क्या तरीका होगा। इन चीज़ों के बारे में संविधान में व्याख्या की गई होती है। सरकार की क्या शक्तियाँ होगी, इन चीज़ों के बारे में भी संविधान में ही लिखा गया होता है कि सरकार के पास में क्या शक्ति है, सरकार कितनी पावरफुल है, सरकार आपके ऊपर में क्या नियम और कानून लागू कर सकती है। इन चीज़ों की व्याख्या भी जो है संविधान के माध्यम से ही किया गया है। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर सरकार में है तो जो मर्जी वो अपनी मर्जी का नहीं चला सकते हैं, उनको भी संविधान के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। संविधान में जो नियम कानून लिखा गया है उसी के अनुसार उनको भी कार्य करना पड़ता है। तो सरकार की शक्ति डिसाइड करने का भी जो कार्य है वो संविधान में लिखा गया होता है। साथ ही साथ सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे करेगी, सरकार के पास में जो शक्तियाँ दी गई है उन चीज़ों का सरकार किस प्रकार से उपयोग करेगी, इन चीज़ों की भी व्याख्या जो है वो संविधान के माध्यम से ही की गई है। जब हम संविधान की हमें क्या ज़रूरत है, इसमें जो 3rd पॉइंट है वो ये है कि नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने के लिए संविधान ज़रूरी है। जैसे कि नागरिक के पास में बहुत सारे अधिकार हैं। हम नीचे अभी मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। उसमें हम भारतीय लोगों को जो भी मौलिक अधिकार दिया गया है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इन चीज़ों के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो ये जो निम्नलिखित अधिकार है वो लोगों के लिए, लोगों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसीलिए संविधान जो है किसी भी देश में, अगर वो लोकतांत्रिक देश है खास करके, तो संविधान का ये प्रमुख कार्य है कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो अधिकार है उन चीज़ों की रक्षा संविधान के द्वारा किया जाता है। और जब हम लास्ट में अभी हम इसी चैप्टर में देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जो भी अधिकार आपको प्राप्त है उन चीज़ों का जो रक्षा है वो संविधान के माध्यम से ही किया जाता है। भारतीय संविधान में एक अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकार के तहत, जिसको हम जानते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस अधिकार के तहत ये है, ये मुख्य आर्टिकल 32 में है। इसके तहत मुख्य रूप से लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि आपके जो मौलिक अधिकार है उसका अगर हनन किया जाता है किसी के भी द्वारा, चाहे वो सरकार हो चाहे वो आम पब्लिक हो, तो आप इस चीज़ के विरुद्ध जो है कोर्ट जा सकते हो। तो इस प्रकार से ये प्रावधान कहाँ पे है, तो संविधान में है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि संविधान का जो मुख्य कार्य है वो नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो समाज की विविधता
को संभालना है। जैसे कि हमने ऊपर भी बात किया है कि किसी भी देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। फिर से मैं आपको अपनी कॉलोनी के बारे में बताना चाहूँगा, आपके अपने राज्य के बारे में बताना चाहूँगा, आपको अपने देश के बारे में बताना चाहूँगा। आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ अलग अलग धर्म और जाति के, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं और एकता के सूत्र में बंधे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा कुछ नियम और कानून तय किए गए हैं, जिन चीज़ों के आधार पे ही सभी लोग आपस में एकता से रह रहे हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होता, संविधान नहीं होता, संविधान में इन चीज़ों के बारे में नियम कानून प्रावधान नहीं होते, तो आप सोचिए कि स्थिति क्या होती। जिसको जो मर्जी वो चीज़ें करता, पता चलता कि कोई विशेष धर्म के लोग किसी विशेष धर्म के लोगों को क्षति पहुंचा रहे हैं, उनको हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जातिगत रूप से भी होता, ठीक उसी प्रकार से सांस्कृतिक रूप से भी होता। लेकिन इन चीज़ों को ही रोकने के लिए संविधान बनाया गया, ताकि इन चीज़ों को रोका जा सके और समाज को विकास के रास्ते पे लाया जा सके। तो हमने देख लिया, बहुत ही विस्तार पूर्वक मैंने आपको बताया किसी देश को संविधान की क्यों ज़रूरत है। आप एक बार फिर से इसके हेडिंग को देख लीजिए कि संविधान सरकार के रूप को तय करने के लिए ज़रूरी है। सरकार कैसे चलेगी, सरकार की क्या शक्ति होगी, ये चीज़ भी संविधान में तय किया जाता है। नागरिकों के अधिकार की रक्षा भी जो है संविधान के तहत ही होता है। साथ ही साथ समाज की जो विविधता है, इन चीज़ों को भी संभालने का जो कार्य है वो सरकार संविधान के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे याद रखिए, इसे नोट कीजिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। हमने लोकतंत्र की विशेषता देख लिया है। अब हम देखते हैं, अब आएंगे हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को जानने से पहले एक बार हम संक्षिप्त रूप से जो है भारतीय संविधान सभा के बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ जो मैंने कुछ फैक्ट लिखा है, इतना सारा फैक्ट आपके बुक में तो नहीं है, लेकिन आपका अगर ध्यान पढ़ाई में लगता है, आप अगर सच्चे दिल से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। क्योंकि आप अगर आगे कोई एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों से क्वेश्चन बनता है, और साथ ही साथ वर्तमान समय में भी आपके स्कूल के जो एग्ज़ाम है उन चीज़ों में छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। आप इसे एज ए जी के जनरल नॉलेज के तौर पे भी इसको आप याद रख सकते हैं। तो हम भारतीय संविधान सभा के बारे में समझते हैं। तो सर्वप्रथम तो आपको मैं बताऊं कि जो भारत देश है वो 1947 में आज़ाद हुआ था। इससे पहले जो अपना देश था वो क्या था, तो अंग्रेज़ का ग़ुलाम था। तो जब भारत अंग्रेज़ का ग़ुलाम था तो उस समय में क्या था, यहाँ पे सरकार जो है क्या लोगों की सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार थी? नहीं थी। लोकतंत्र थी यहाँ पे? नहीं थी। सरकार थी यहाँ पे? नहीं थी। तो सरकार किसके द्वारा चलाया जाता था? एक्चुअली यहाँ पे सरकार अगर देखें तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की यहाँ पे जो है शासन व्यवस्था थी, यानी कि अंग्रेज़ी शासन थी यहाँ पे, अंग्रेज़ी शासन थी यहाँ पे। कब? तो 1947 से पूर्व, जब 1498 में पहली बार पुर्तगाली जो विदेशी व्यापारी थे वो भारत आए थे। उसके बाद के वर्षों में जाकर के धीरे धीरे भारत जो है अंग्रेज़ों का ग़ुलाम बनता है, अंग्रेज़ों का शासन भारत में स्टार्ट हो जाता है। और बहुत सारे कठिन परिश्रम के बाद में, बहुत सारे बलिदान के बाद में, बहुत सारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के मेहनत के बाद में जाकर के 1947 में भारत जो है आज़ाद हो पाया था। तो भारत में जब अंग्रेज़ का शासन था तो उस समय में भारत के लोग अत्यधिक निम्न स्थिति में आ चुके थे। तो उसी समय में जो भारत में जो यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अंग्रेज़ के विरुद्ध उस समय पे वॉर लड़ रहे थे, उनके खिलाफ़ जो क्रांति कर रहे थे, जो स्वतंत्रता संग्राम चला रहे थे, उन सब के मन में ध्येय था कि भारत जब आज़ाद होगा, भारत
में एक संविधान बनाया जाएगा जो साझा संविधान होगा और वो सारे समाज के भलाई के लिए होगा। तो अगर हम देखें तो सर्वप्रथम जो है 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी नीतिगत रूप से अंग्रेजी सरकार से कि भारत में भारतीय लोगों के लिए संविधान बनाने के लिए यहाँ पे एक संविधान सभा होना चाहिए जिसके माध्यम से कि भारत का शासन व्यवस्था चलाया जा सके। इसके बाद जो है इसको हम और भी डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन आपके बुक में इन चीज़ों को संक्षिप्त रूप से ही बताया गया है, तो इसीलिए मैं डिटेल में इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे जब आप 11th क्लास में जाओगे। संविधान क्यों और कैसे करके एक पुस्तक है वहाँ पे, तो उसमें हम संविधान सभा के बारे में काफ़ी डिटेल से जानेंगे। लेकिन मेरी अभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है और साथ ही साथ आप अभी कक्षा 8th में है, तो मैं उसी लेवल पे चाहता हूँ कि आपको समझाऊँ। इसीलिए जो अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपकी किताब में लिखा गया है उन्हीं चीज़ों के आधार पे मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ और चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसके बाद में अगर देखें तो 1946 में जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। अब साथ ही साथ हम संविधान सभा की ज़रूरत क्यों है इन चीज़ों को हम जान लेते हैं और इसके हम फैक्ट को भी जो है हम समझ लेते हैं। तो संविधान सभा की ज़रूरत मुख्यतः अगर देखा जाए आपको तो सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं इसीलिए थी कि साझा रूप संविधान, कोई एक व्यक्ति अगर संविधान लिख देता तो उस चीज़ को देश के सभी लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन सभा का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने मिल कर के इन चीज़ों को तैयार किया और इन चीज़ों जो नियम और कानून तय किए गए वो इसमें कुल भारतीय संविधान में 299 लोग थे। उन सभी लोगों ने अपने अथक परिश्रम के बल पे जो है इसको बनाया था और बनने में कुल जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन समय लगा था। तो आप समझ सकते हैं कि जो अभी वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान है अपने देश में, इसको बनाने में इतना लंबा टाइम लगा था और इतने लोगों ने मिल करके हर एक चीज़ों के ऊपर में चर्चा करके दूरदर्शिता के साथ में इस संविधान का निर्माण किया था। एक फैक्ट और जानिए कि भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान बन के कब तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था और संविधान लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और संविधान बनने में कुल इतना समय लगा। ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ये जितने 6 जो फैक्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको एज ए जीके याद रखिए और आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो भारत में जो संविधान सभा का निर्माण किया गया, जो भारत के लिए संविधान बनाया, उसके समक्ष जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो कुछ चुनौतियां भी थी संविधान सभा के मध्य कि किस प्रकार से एक ऐसा संविधान बनाया जाए इस देश में, जो कि देश एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, जिस देश में सामाजिक तौर पे इतना विविधता है। तो सर्वप्रथम जो चुनौती थी सांस्कृतिक विविधता की थी। आप देखते होंगे कि अपने देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषाई लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग यहाँ पे जो है भौगोलिक स्थिति भी है। तो इस प्रकार से संविधान निर्माता के पास में ये बहुत महत्वपूर्ण चुनौती थी कि एक ऐसा नियम और कानून का समूह बनाया जाए, एक ऐसा संविधान बनाया जाए ताकि पूर्ण देश को समग्र रूप से चलाया जा सके। ये सर्वप्रथम एक मुख्य चुनौती थी। जो दूसरी चुनौती थी वो बंटवारे की समस्या थी। आपको याद होना चाहिए कि 1947 में भारत का बंटवारा हुआ आज़ादी के बाद में और बंटवारा होकर के पाकिस्तान का निर्माण हुआ 1947 में। इसके बाद में भारत की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी विकट समस्या थी। सामाजिक स्तर पे सौहार्द का भाव नहीं था यहाँ पे। तो इन चीज़ों के बारे में आप इतिहास में भी पढ़ेंगे और आगे आने वाले टाइम में और भी हम विस्तार से समझेंगे। अभी आप इनको पॉइंट टू पॉइंट ही समझिए क्योंकि आपके बुक में इसी आधार पे इन चीज़ों को बताया गया है। साथ ही साथ जब देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर रियासतें थी, यानी कि रजवाड़े लोग थे, उनको भी भारतीय देश में, भारत संघ में, सरकार में शामिल करना एक महत्वपूर्ण चुनौती था सरकार के पास में। साथ ही साथ जो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जनता की खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारना, जैसे कि आपको मैंने बताया कि
यहाँ पे आज़ादी से पूर्व जो है अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों ने क्या करा, तो भारतीय लोगों का शोषण किया व्यापक पैमाने पे। भारत के लोग जो है गरीब हो चुके थे। भारतीय स्थिति एकदम निम्न स्थिति हो चुकी थी भारतीय समाज की। तो इन चीज़ों से उबारना जो है एक महत्वपूर्ण चुनौती था संविधान सभा के लोगों के सदस्यों के पास में, कि एक ऐसा संविधान बनाए कि आगे आने वाले टाइम में जो भारतीय समाज है वो किस प्रकार का हो सके। भारतीय समाज तो गरीबी मुक्त हो सके, यानी कि विकसित समाज हो सके, और यहाँ के लोगों की जो स्थिति है वो उच्च स्थिति बन पाए। समाज जो है सौहार्दपूर्वक खुशीपूर्वक लोग यहाँ पे रहे। तो एक ऐसी संविधान बनाना इनके समक्ष मुख्य चुनौती के रूप में थी। अब हम आगे देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझेंगे कि भारतीय संविधान की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। जो हमने ये सारी चीज़ें देख लिया, आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण हुआ भारत में, इन चीज़ों को हमने देख लिया। संविधान सभा के समक्ष क्या मुख्य चुनौतियां थी, इन चीज़ों को हमने ऊपर ही देख लिया है। अब हम आपको मैं बता दूं, अब स्टार्ट करते हैं हम। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इससे आपको याद रखना चाहिए। ये आगे के क्लास के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस टॉपिक को एकदम ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और साथ ही साथ आप इन चीज़ों को लिखिए, नोट डाउन कीजिए। इससे ये होगा कि आपको ये सारे टॉपिक याद हो जाएंगे। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं को हम समझते हैं। ये आपके किताब के अनुसार ही मैंने नोट्स तैयार किया है। आपको नोट्स के माध्यम से ही समझाऊंगा ताकि आप इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओ। फिर उसके बाद में हम मौलिक अधिकार को समझेंगे। तो आइए हम भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता को हम समझते हैं। सबसे पहले आप इसको याद कीजिए, जो 5 मुख्य विशेषता है आपको याद होना चाहिए। फिर इसको कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। जो सबसे पहली विशेषता है कि भारत क्या है, भारत में तो संघवाद है। मैं अभी संघवाद भी बताता हूँ, पहले एक बार टॉपिक बता दूँ आपको। जो दूसरी विशेषता है वो संसदीय शासन पद्धति है भारत में। जो तीसरी विशेषता है वो शक्तियों का बंटवारा किया गया है भारतीय संविधान में। साथ ही साथ लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है। इसके बाद में भारतीय संविधान जो है वो एक धर्मनिरपेक्षता के आधार पे है। तो अब हम इन सारी चीज़ों का जो है विस्तार पूर्वक से हम समझते हैं, इसके फैक्ट को जानते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे कि संघवाद क्या होता है, संसदीय शासन क्या है, शक्ति का बंटवारा किस तरीके से किया गया है, मौलिक अधिकार की भी हम विशेष व्याख्या करेंगे, धर्मनिरपेक्षता के बारे में हम समझते हैं। जो भारतीय संविधान का ये जो प्रमुख 5 मुख्य विशेषता है, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको नोट डाउन कीजिए और इस चीज़ को समझिए। जो पहली विशेषता है वो संघवाद को लेकर के है। तो प्यारे बच्चों, आप ये चीज़ देखते होंगे कि संघवाद एक्चुअली क्या होता है। मैं आपको बताऊं, अगर सिंपल शब्दों में आप देखो, संघ किसे कहा जाएगा। जैसे आप देखिए, एक समाज यहाँ, एक राज्य में बताऊं आपको, एक राज्य यहाँ, 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 और सारे मिल कर के हमने गोल घेरा बना दिया। ये सारे मिल कर के जो गोल घेरा बने थे, ठीक है, मैं अब इसको जो है, ये राज्य थे और इसको मैं संघ कहूँगा, ये संघ कहूँगा, यानी, और ये जो थे राज्य थे, यानी कि बहुत सारे राज्य मिल कर के एक देश के रूप में बने हुए हैं। इसी प्रकृति को हम अगर देखें साधारण शब्दों में, अगर आप समझें तो संघ कह सकते हैं। आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप इसको साधारण रूप से समझ सकते हैं, भारत में अलग अलग राज्य हैं, ये सभी राज्य मिल कर के एक भारत देश बनता है। तो इन्हीं प्रवृत्ति को, इन्हीं प्रकृति को हम संघवाद के रूप में जानते हैं। यानी कि इसकी क्या प्रवृत्ति होती है, आप देखते होंगे कि राज्य में भी अपनी सरकार होती है और केंद्र में भी अपनी सरकार होती है। यानी संघवाद की जो विशेषता है, इसमें जो सबसे जो पहली विशेषता है कि 2 स्तर की सरकार होती है यहाँ पे। एक केंद्रीय शासन होगा जहाँ पे कि प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे कि आप प्रधानमंत्री का जानते हैं, मोदी जी हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं, और आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। दिल्ली एक स्टेट है, ये पूर्ण राज्य नहीं है लेकिन राज्य है। चाहे आप यूपी का लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ का सीएम है। दिल्ली में वर्तमान समय में रेखा गुप्ता जी सीएम है। यानी कि
यहाँ पे सरकार का जो स्तर है मुख्य रूप से दो स्तर होता है। एक केंद्रीय स्तर होता है और विधायिका भी दो स्तर का होगा, सरकार भी दो स्तर का होगा, और एक राज्य स्तर पे होता है। यानी कि सरकार जो है वो दो स्तर पे चलाया जाता है। साथ ही साथ जो भारतीय संघवाद का जो ये मुख्य विशेषता है कि यहाँ पे आप हमेशा देखते होंगे कि राज्य जो है उससे ज़्यादा शक्तिशाली कौन होता है, तो केंद्र होता है। आप जानते होंगे कि सीएम से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, पीएम है। सीएम कहाँ का होता है, राज्य का होता है। केंद्र का कौन होता है, तो पीएम होता है। तो ये भी एक संघवाद की विशेषता है जो कि मुख्य रूप से भारतीय संघवाद की विशेषता है। यहाँ पे सूचियों में कार्य क्षेत्र का बंटवारा किया गया है। आपको मैंने बताया कि दो स्तर पे शासन है, एक राज्य स्तर पे शासन है और एक केंद्र स्तर पे शासन है। तो इन दोनों के पास में जो शक्तियाँ है उसको सूची के माध्यम से जो है बताया गया है। एक्चुअली भारतीय संविधान में 3 सूची बनाया गया है। एक को बोला जाता है राज्य सूची, दूसरा को बोला जाता है केंद्र सूची, तीसरा को बोला जाता है समवर्ती सूची। यानी कि राज्य सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जो राज्य सरकार जिसको लेकर के कार्य करती है। केंद्र सूची में ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के केंद्र सरकार कार्य करती है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिसको लेकर के राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों मिलकर के काम करती है। तो इस प्रकार से जो संघवादी प्रवृत्ति है इसमें सूचीबद्ध तरीके से कार्य क्षेत्र का बंटवारा किया गया होता है। तो भारतीय संविधान की जो पहली विशेषता है वो संघवाद की है, यानी कि भारत जो है बहुत सारे राज्यों को मिला करके एक देश बनता है जिसे हम संघवादी देश अब कह सकते हैं, ये संघवाद की प्रवृत्ति कह सकते हैं। साथ ही साथ हमने देख लिया कि संघवाद की विशेषताएं क्या होती है, यानी सरकार जो है यहाँ पे दो स्तर पे चलता है। उसके बाद में मजबूत केंद्र सरकार कई देशों के संघवाद में होता है। कई देशों में जो राज्य और केंद्र के बीच की जो शक्ति है वो बराबर ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि केंद्र सरकार मजबूत ही हो, लेकिन भारतीय संघवाद की ऐसी प्रकृति है कि यहाँ पे जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा शक्तिशाली है राज्य सरकार के अपेक्षा में। साथ ही साथ हमने देखा कि किस प्रकार से राज्य का कार्य क्षेत्र अलग है, उसके लिए अलग सूची का वर्णन है संविधान में, और जो केंद्र है उसके लिए अलग सूची का वर्णन है, अलग सूची में केंद्र सरकार के कार्य का वर्णन है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे नियम कायदे कानून है जिनको लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही नियम और कानून बना सकते हैं, उसको समवर्ती सूची में रखा गया है। तो इस प्रकार से हमने संघवाद को देख लिया। दूसरा जो है वो संसदीय शासन पद्धति है। अब हम संसदीय शासन पद्धति के विशेषता को हम समझते हैं कि क्या होता है, जो कि भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। संसदीय शासन पद्धति से तात्पर्य है कि लोग अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं चुनाव के बारे में कि किस प्रकार से लोग चुनाव के माध्यम से सरकार का निर्माण करता है। जो सरकार का निर्माण करता है वो प्रतिनिधि के माध्यम से ही सरकार का निर्माण होता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब आपके एरिया में जब इलेक्शन होता है तो आपके यहाँ जो विधायक क्या होता है, विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, और अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो निगम पार्षद का चुनाव होता है, निगम का चुनाव होता है। तो बहुत सारे विधायक जो है, ये विधायक जो होते हैं यही मिल करके अपने एक नेता को चुनते हैं जो कि सीएम बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। इसी प्रकार से जो सांसद होते हैं जिसका चुनाव आपके द्वारा किया जाता है, बहुमत के आधार पे सांसद जो है क्या करते हैं, अपने दल के एक नेता को चुनते हैं जो कि पीएम बनते हैं। यानी कि आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। हर एक क्षेत्र का अलग अलग प्रतिनिधि होता है। आपके क्षेत्र का कोई अलग विधायक होगा, हो सकता है किसी और विधानसभा में कोई और विधायक होगा, आपके संसदीय क्षेत्र का कोई अलग सांसद होगा, दूसरे किसी संसदीय क्षेत्र में कोई और व्यक्ति सांसद होगा, जो आपके सरकार में आपकी सहभागिता को आपके प्रतिनिधि के रूप में होते हैं और आपको प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं वहाँ पे। यानी कि लोग अपना प्रतिनिधि सरकार के लिए आपके वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आपके बातों को सरकार के पास पहुँचाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, आपकी मांग को पूरा करने के लिए आपके प्रतिनिधि जो है जिम्मेदार होते हैं, जिन्हें आप क्या करते हैं, मतदान की प्रक्रिया के माध्यम से आप चुनते हैं। ये संसदीय शासन पद्धति का सर्व प्रमुख एक विशेषता हो गया। जो दूसरी है सार्वभौमिक बेशक मताधिकार।
सार्वभौमिक बेशक मताधिकार का तात्पर्य है कि एक उम्र निर्धारित किया गया है। जैसे भारत में 18 वर्ष की उम्र निर्धारित है कि 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सब के पास में मताधिकार का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी भी जात के लोग हों, कोई सा भी लिंग हो, सभी को समान रूप से मतदान का जो है अधिकार दिया गया है। और साथ ही साथ उन सब के जो मतदान है, जो उनके मत है, यानी एक लोगों का जो मत है उसका जो है क्या होगा, तो समान वैल्यू होगा। ये नहीं कि आपने जो एक वोट दिया उसका अलग वैल्यू होगा और दूसरे लोगों ने वोट दिया उसका अलग वैल्यू होगा। नहीं, वोट की वैल्यू सभी का जो समान है, सबके लिए उम्र निर्धारित है 18 वर्ष। इसी को सार्वभौमिक बेशक मताधिकार कहा जाता है। जो तीसरा है वो निश्चित समय पे चुनाव कराना। ये भी हम लोकतंत्र की विशेषता के बारे में जब हम समझ रहे थे तो हमने समझ लिया कि किस प्रकार से हर एक जो पोस्ट है उन चीज़ों के लिए एक समय होता है। जैसे कि अपने यहाँ विधायक का जो इलेक्शन होता है वो 5 साल के लिए होता है। उसके बाद संसद का जो इलेक्शन होता है 5 साल के लिए होता है। निगम का जो इलेक्शन होता है वो भी 5 साल के लिए होता है। यानी कि सब चुनाव जो है एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है और निश्चित समय अवधि के पश्चात चुनाव कराना अनिवार्य माना जाता है। तो इस प्रकार से सांसदीय शासन प्रणाली की जो है ये विशेषता हो गई। साथ ही साथ जो संसद है उनका कार्य है, जो राज्य विधानमंडल होता है उनका भी काम है, यानी कि इनका जो कार्य होता है संसदीय शासन प्रणाली में आप एक और समझ सकते हैं कि संसद के माध्यम से ही नियम और कानून बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ जिन संविधान के बारे में हमने चर्चा किया कि संविधान क्यों चाहिए किसी भी समाज में, उस संविधान में अगर कोई परिवर्तन करना होता है तो वो भी आपके प्रतिनिधि के माध्यम से ही होता है। यही लोग मिल करके, यही संसदीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि ये सभी संविधान में संशोधन करने की भी शक्ति रखते हैं। अब हम नेक्स्ट विशेषता को जानते हैं, जो शक्तियों के बंटवारे के ऊपर में हमने ऊपर भी देखा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्ति का बंटवारा है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति का बंटवारा किस प्रकार से है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जो सरकार है, जो कहीं अपने देश का जो शासन व्यवस्था है, यहाँ पे 3 मुख्य स्तंभ के बारे में बताया गया है। और इन तीनों के मध्य जो इनकी जो शक्ति है और इनका जो कार्य है वो संविधान में अलग अलग रूप में बताया गया है। इनके कार्य क्षेत्र का सीमा निर्धारण किया गया है। तो जब हम शक्ति के बंटवारे की बात करते हैं तो विधायिका का जो शक्ति है, जो हमने अभी आपको ऊपर बताया कि जो विधायिका का कार्य है वो नीति निर्माण का कार्य है। विधायिका अपना कार्य करती है, नीति निर्माण करती है, लोगों के लिए नियम और कानून बनाती है। विधायिका से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जिसे आप संसद के रूप में जानते हैं और जिसे आप विधानसभा के रूप में जानते हैं, यानी एक ऐसी संस्था है जिसको हम विधायिका के नाम से जानते हैं। और यही संस्था जो है नीति निर्माण का कार्य करती है। किसके लिए? तो लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि हम चुनाव के माध्यम से इनके सदस्य का चुनाव करते हैं, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो ये हमारे लिए नीति निर्माण का कार्य करते हैं। साथ ही साथ कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? जो नीति निर्माण इनके द्वारा किया जाता है, इन चीज़ों का क्रियान्वयन, यानी कि इन चीज़ों को लागू करना जो है ये कार्यपालिका का कार्य हो गया। और न्यायपालिका का कार्य हो गया क्या? तो न्यायिक कार्य हो गया। जो नियम कानून इन्होंने बनाया और इनके द्वारा लागू किया गया और कोई उसको तोड़ रहा है तो उन चीज़ों को देखना किस चीज़ का काम है? तो न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका उन चीज़ों का न्यायिक निरीक्षण करता है और इन चीज़ों के ऊपर में नज़र बनाए रखता है। साथ ही साथ आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी चाहिए कि सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग है। इन सब की जो शक्ति है वो अलग है। अगर इनका कार्य नीति निर्माण का है तो यही करेंगे, ये नहीं कि नीति निर्माण ये करने लग जाएंगे। तो सबका अपना अलग अलग कार्य क्षेत्र है और अलग अलग शक्ति है। ये भी भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण विशेषता के अंतर्गत आता है। तो अभी हमने 3 विशेषता देख लिया और अभी 2 और हम देखेंगे। एक मौलिक अधिकार है और एक धर्मनिरपेक्षता है। तो हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, किस चीज़ को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। और भारतीय संविधान के अगर हम विशेषता के रूप में देखें तो धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा।
आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल के माध्यम से आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि भारत के बारे में आपने सुना होगा कि भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है, क्योंकि भारत में सभी धर्मों को समान रूप से दर्जा दिया गया है, समान रूप से देखा जाता है। धार्मिक रूप से यहाँ पे सभी व्यक्ति समान है। हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन आपको मैं साथ ही साथ एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने पाकिस्तान के बारे में सुना होगा। पाकिस्तान के बारे में क्या कहा जाता है? इस्लामिक देश पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान जो है वहाँ का जो राज्य धर्म है वो क्या है? तो इस्लाम है। लेकिन भारत का जो है राज्य धर्म कोई सा भी नहीं है। यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता, और अपने संविधान में इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं है कि भारत का जो राष्ट्रीय धर्म है वो हिंदू है, नहीं है। कभी अगर आपसे ये चीज़ें कोई कहता है कि भारत का, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय धर्म कुछ भी नहीं है। भारतीय के एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पे सभी धर्म के लोगों को सामान्य मान्यता प्राप्त है। सभी धर्म के लोगों को संविधान की नज़र में, सरकार की नज़र में सभी समान माने जाते हैं। इन सब के मध्य जो है धर्म के आधार पे कोई विभेद नहीं किया जाता है, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सभी को समान रूप से देखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसमें टोटल 4 को हमने देख लिया। संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार को अभी हम ऊपर देखेंगे, आपके बुक के माध्यम से ही देखेंगे। हमने धर्मनिरपेक्षता भी देख लिया, साथ ही साथ हम मौलिक अधिकार में भी धर्मनिरपेक्षता को समझेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम इस चीज़ को समझेंगे अभी जो है। तो आइए हम अब मौलिक अधिकार को देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार किस प्रकार से आपके संविधान में दिया गया है। तो आपके संविधान में मुख्य रूप से भारतीय नागरिक को मुख्य रूप से संविधान के माध्यम से 6 मौलिक अधिकार जो है प्राप्त है। तो सर्वप्रथम आप ये याद रखिएगा, संख्या कई बार पूछ लिए जाते हैं कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। अब देखिए आर्टिकल वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ इसमें, अनुच्छेद वगैरह, क्योंकि आपके बुक में इन चीज़ों का जिक्र नहीं है। आप नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे तो फिर इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी आप सिंपल शब्दों में जो आपके मौलिक अधिकार हैं उन चीज़ों को समझिए कि आपके कितने अधिकार हैं और क्या क्या अधिकार आपको मौलिक अधिकार के माध्यम से मिला हुआ है। तो सर्वप्रथम आपको मैं एक बार मौलिक अधिकार के विशेषता के बारे में बता दूं कि इसको हम मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं। मौलिक अधिकार इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मौलिक होता है। मौलिक इस रूप में होता है कि व्यक्ति के विकास के लिए इसको मूलभूत आवश्यक माना जाता है कि ये अगर नहीं हो, ये अधिकार अगर व्यक्ति के पास में नहीं हो, तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। और अभी आप जब इन सभी अधिकारों के बारे में समझेंगे, जानेंगे, तो आप ज़रूर सोच में पड़ जाएंगे कि हाँ, क्या ये अधिकार अगर संविधान के द्वारा आपको नहीं मिला होता तो क्या आप जिस रूप में अभी हैं, जो समाज जिस रूप में अभी है, हो पाता? ये आप खुद ही इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। तो आइए अभी हम मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। जो पहला अधिकार है वो समानता का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। समानता से तात्पर्य आपको हमने पहले ऊपर भी बताया है कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे किसी भी नागरिक के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्ति यहाँ पे समान है और समान रूप से सरकार की नज़र में उनको देखा जाता है और संविधान की नज़र में ये सारे समान है। देश के जो भी नियम कानून है सभी के ऊपर में समान रूप से लागू होता है। तो जो सबसे पहला है वो समानता का अधिकार है। आप एक बार सोचिए कि अगर समानता का अधिकार नहीं होता तो फिर क्या होता, कि जो समाज जिस रूप में अभी है उस रूप में होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे से फिर भेदभाव करते, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे। तो इसलिए समानता का अधिकार भारत में सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है। ये पहला मौलिक अधिकार है। साथ ही साथ समानता के अधिकार के तहत एक और है कि रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है। यानी
आपको जो रोज़गार दिया जाता है उन चीज़ों के लिए सभी लोग सामान्य रूप से राज्य के नज़र में समान होते हैं, आपके साथ में भेदभाव नहीं किए जाते हैं। लेकिन आप लोग आरक्षण को लेकर के पूछ सकते हो कि फिर आरक्षण क्यों दिया जाता है, ये भी तो भेदभाव है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर सिंपल शब्दों में बताऊं शॉर्ट में, तो आरक्षण इसीलिए दिया जाता है, इस आधार पे दिया गया था कि जब देश आज़ाद हुआ था तो समाज के कुछ ऐसे वंचित लोग थे जो सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से वंचित थे, जिन्हें भी समाज में बराबरी पे लाने के लिए उनको आरक्षण जैसा प्रावधान के तहत मदद पहुंचाया गया सरकार के द्वारा, और अभी भी दिया जा रहा है। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो रोज़गार के मामले में या फिर जाति, धर्म या लिंग के आधार पे लोगों के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी समान रूप से संविधान के नज़र में है। तो ये संविधान समानता का अधिकार पहला हो गया। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत है कि लोकतांत्रिक, जब हम सरकार के बारे में बता रहे थे आपको, तो आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक देश में लोगों के पास में स्वतंत्रता होता है। इसके अंतर्गत आपके पास में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, आप आलोचना कर सकते हैं, आप भाषण दे सकते हैं, आप सभा कर सकते हैं, आप देश में घूम सकते हैं, आप देश में बस सकते हैं, आप अपना रोज़गार चुन सकते हैं, आप व्यवसाय कर सकते हैं, आप कारोबार कर सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आपको ये सारी स्वतंत्रता दी गई है। आप एक पल को सोचिए, अगर लोकतंत्र ना हो, अगर लोगों के पास में ये अधिकार ना हो, तो क्या अभी आपकी जो ज़िंदगी है इसी प्रकार से रहेगी? ऑफकोर्स नहीं रहेगी। इसके बाद में जो तीसरा है मौलिक अधिकार के तहत, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन भी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत किया गया है। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, यानी कि मानव को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। किसी भी व्यक्ति से जबरन जो है श्रम नहीं करवाया जा सकता है, यानी कि किसी से आप बलपूर्वक जबरन काम नहीं करा सकते हो। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराया जाता है। इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है भारतीय संविधान में। यदि आपकी उम्र 14 वर्ष से कम है तो आपसे कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती मजबूरन जो है मजदूरी नहीं करा सकता है। अगर वो कराता है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये गैर कानूनन माना जाएगा। इसको शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में जाना जाता है। जो फोर्थ है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अभी हमने देखा धर्मनिरपेक्षता के बारे में जब हम समझ रहे थे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भारतीय लोगों को, यहाँ पे नागरिक को जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, उसमें जो 2-3 चीज़ें हैं वो मुख्य रूप से है कि किसी भी व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपनाने की आज़ादी दी गई है, कि वो उस धर्म को अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार जो है कर सकता है। और आप किसी भी व्यक्ति को जबरन जो है धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। इस चीज़ को गैर कानूनी माना गया है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। जो 5th नंबर का है वो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। आपको मैं पहले ये क्लियर कर दूं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होता है। बहुसंख्यक से तात्पर्य है किसी भी समाज में रहने वाले ऐसे लोगों की संख्या जिनकी संख्या दूसरे कैटेगरी के लोगों से अधिक हो, वो बहुसंख्यक माने जाते हैं। जैसे कि आपको एक अगर मैं नॉर्मल सा एग्जांपल दूं, आपके पास में 10 सेब है और आपके पास में 20 संतरा है, तो यहाँ पे जो 20 संतरा है वो बहुसंख्यक हो गया और 10 जो सेब है वो अल्पसंख्यक हो गया। तो शैक्षणिक और जो सांस्कृतिक अधिकार है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, इसमें क्या है कि धार्मिक या भाषाई, यानी धर्म के आधार पे भी जो अल्पसंख्यक है, भाषा के आधार पे भी जो अल्पसंख्यक है, सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान जो है खोल सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि समाज में ऐसे बहुत सारे समुदाय रहते हैं, बहुत सारे ऐसे भाषाई लोग रहते हैं जो बहुत कम पैमाने पे पाए जाते हैं दूसरे समुदाय की अपेक्षा। तो सरकार उसको प्रोत्साहन देने के लिए, और सर्वप्रथम तो संविधान में इन चीज़ों का प्रावधान है कि ऐसे लोगों का संरक्षण किया जाए, उनकी संस्कृति का संरक्षण किया जाए, उस समुदाय का संरक्षण किया जाए, उनकी भाषा का संरक्षण किया जाए। इस वजह से शैक्षणिक संस्था खोलने की आज़ादी दी गई इनको। शैक्षणिक एवं जो सांस्कृतिक अधिकार है इसके अंतर्गत
ये एक मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग माना जाता है। जो साथ ही साथ जो छठा और जो लास्ट है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में इसको आत्मा के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये अधिकार अगर आपको मौलिक अधिकार से हटा दिया जाए तो बाकी के सारे अधिकार आपके पास में बच ही नहीं सकते हैं एक प्रकार से अगर देखा जाए, क्योंकि यही वो अधिकार है जो आपके सभी मौलिक अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि आपके अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप इस अधिकार के माध्यम से आप न्यायपालिका में जा सकते हैं, यानी कि आप कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। तो इस प्रकार से सरकार भी जो है आपके मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकती है। आपको ये मौलिक अधिकार जो है निरंकुशता, सरकार आपके ऊपर में निरंकुश रूप से शासन नहीं कर सकती है, उन चीज़ों से भी बचाती है, जो कि भारतीय संविधान के एक मुख्य विशेषताओं में से है कि यहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है। तो मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? लोगों के विकास के लिए आवश्यक है। जो शासक है वो आपके ऊपर में निरंकुश रूप से शासन ना करे, यानी कि जो हमने संविधान में पढ़ा कि संविधान का ये मुख्य कार्य है कि वो सरकार की शक्ति भी निर्धारित करती है। यानी कि सरकार चाहे तो अपनी मनमर्जी के हिसाब से आपके ऊपर में कोई निर्णय नहीं ले सकता, आपके लिए नियम और कानून नहीं बना सकता है। नियम और कानून भी सरकार के द्वारा जो बनाया जाएगा वो आपके मौलिक अधिकार को ध्यान में रख करके और संविधान को ध्यान में रख करके संविधान के अनुसार ही बनाया जा सकता है। और कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि वो अपनी मनमर्जी के अनुसार जो है वो नियम कानून बना दे और लोगों के ऊपर में शासन करे। और इन चीज़ों को बरकरार रखने के लिए आपने देखा कि किस प्रकार से जो संघवाद की व्यवस्था है उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि कोई एक जो संस्था है, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, यानी कोई एक इतना पावरफुल ना हो जाए कि और बाकियों पे जो है वो डोमिनेट न करने लग जाए, उनको सर्वोच्च न बन जाए, वो निरंकुश न बन जाए। इसीलिए सब एक दूसरे से संतुलन में रहे, इसीलिए सबकी अलग अलग शक्तियां हैं जो संविधान में निर्धारित की गई है, और ये अपने भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और आपको समझ में आया होगा, और जहाँ पे आपको समझ में नहीं भी आया हो तो आप चाहें तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। आपको किसी खास सब्जेक्ट का, किसी खास टॉपिक का नोट्स चाहिए, या फिर जो अभी आपको मैंने अभी पढ़ाया इन चीज़ों में अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो आप बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप उन चीज़ों के बारे में, डॉट के बारे में मेरे से पूछ सकते हैं। आप चाहे तो नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहे तो उसको नोट डाउन करें, एक बार पढ़ें, आपको याद हो जाएगा। आप ध्यानपूर्वक आप देखें, सुने। अगर आपको याद नहीं हो रहा है एक बार नोट डाउन करो, दोबारा से वीडियो को देखो, आपको ज़रूर आ जाएगा। और एग्ज़ाम में आप ज़रूर इन चीज़ों को अगर सुन करके जाते हो तो अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे, ज़रूर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी इस चीज़ को शेयर करो ताकि वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।